नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप लोगों का सबका स्वागत करता हूं हमारे एक नए स्टॉक्स फॉर द वीक के वीडियो में। अभी आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ मार्केट के बारे में बात करूंगा, सेक्टर्स के बारे में बात करूंगा जहां हमें ध्यान देना चाहिए और अदर फैक्टर जो हम लोग हर वीडियो में डिस्कस करते हैं। और ये चीज़ के वजह से है ना, आप लोगों को मार्केट का एक सेंस पता चलता है कि मार्केट में क्या हो रहा है और क्या हो सकता है। तो चलिए अभी हम लोग आते हैं हमारे मार्केट एनालिसिस के ऊपर। इससे पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि अभी कल हमारे यूट्यूब चैनल पे मैंने एक नया वीडियो पोस्ट किया है, जो हमारी एक नई सीरीज़ मार्केट और मैं का एक सेकेंड एपिसोड है। और ये वीडियो में एक पर्सन है जिनकी एज 58 है। और जनरली क्या होता है, सब लोग स्टॉक मार्केट क्यों शुरू करते हैं? रिटायरमेंट अर्ली करने के लिए और ये सारी चीज़ के लिए ना। बट यहाँ पे उल्टा है। यहाँ पे जो हमारे सब्सक्राइबर है उन्होंने मुझे ये क्वेश्चन पूछा कि क्या वो रिटायरमेंट के बाद फुल टाइम स्टॉक मार्केट में काम कर सकते हैं। उनका कुछ 1 करोड़ का रिटायरमेंट फंड आने वाला है, तो इसके रिलेटेड ये पूरा वीडियो है। बहुत ही इंटरेस्टिंग था, एक अलग प्रोस्पेक्टिव आप लोगों को मिलेगा। तो अगर आप लोगों ने हमारा कल का वीडियो नहीं देखा है तो जाके ज़रूर देखिए। और हमारा 20 तारीख और 21 तारीख को जो वेबिनार आने वाला है उसकी सीट्स ऑलमोस्ट फुल हो गई है। तो अगर आपने वो वेबिनार के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। वो वेबिनार में मैं जो आप लोगों के साथ यहाँ पे संडे जो भी मेथड शेयर करता हूँ ना, वो मेथड का स्टॉक सिलेक्शन कैसे करना चाहिए, उसमें प्रॉपर एंट्री कैसे करनी चाहिए, आपकी एग्जिट कैसे प्लान करनी चाहिए, आपका स्टॉप लॉस कैसे ट्रेल करना चाहिए, कभी हमने कोई ट्रेड को लिया और वो वापस से नीचे आ गया तो कहाँ पे हमें स्टॉप लॉस सेट करके हमें आउट होना चाहिए, वो सारी चीज़ मैं डिटेल में सिखाने वाला हूँ। इसीलिए उसको हमने 2 दिन का रखा है। पहले दिन मैं आप लोगों को पूरा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, सिखाऊंगा, और दूसरे दिन आप लोगों के सवाल जवाब और लाइव मार्केट में हम लोग देखेंगे कि कोई अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है कि नहीं, वो मेथड के बेसिस पे। तो अगर वो वेबिनार भी ज्वाइन करना है तो उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, और जो हमारा नया वीडियो देखना है तो उसकी भी लिंक मैं यहाँ पे आई कार्ड में डाल दूंगा। चलिए अभी हम लोग हमारे मार्केट के ऊपर बात करते हैं। लास्ट वीक हमने देखा कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में बहुत ही अच्छा एक करेक्शन आया, और बिलीव मी ये करेक्शन का जो मतलब लास्ट वीक ऐसे देखने जाए तो पूरा ही लास्ट वीक ही ख़राब था। लास्ट वीक हमें सबसे पहले सेबी का न्यूज़ आया था कि भाई सेबी जो है वो एफएनओ के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन लाने वाली है, और सेबी ने बहुत सारे नए रूल्स बनाए भी है जो नवंबर तक मेरे ख्याल से सारे लॉ जो भी बनाए हैं वो अप्रूव हो जाएंगे, और वो स्टार्ट हो जाएगी। अप्रूव ऑलरेडी हो चुके हैं, अप्लाई हो जाएगी अगर बोल सके तो। उसके बाद क्या हुआ, इजराइल ईरान का जो वॉर का इशू चल रहा है, उन्होंने कुछ बॉम्ब वगैरह फेंके तो वो एक प्रॉब्लम हो गई। उसके बाद सबसे ज़्यादा और प्रॉब्लम कहाँ पे आ गई, एफआईएस की बड़ी सेलिंग। लास्ट वीक है ना, पूरे हफ्ते एफआईएस लोग ने बहुत बहुत ही ज़्यादा सीरियसली माल बेचा है अपने यहाँ पे मार्केट में। तो ये जो एक ख़राब न्यूज़ का जो सिलसिला था वो कंटिन्यूसली चालू हो गया, और उसके वजह से हमारे मार्केट में एक अच्छा खासा, अभी तो करेक्शन भी नहीं बोल सकता, अभी मार्केट में गिरना शुरुआत हुई है, मुझे ऐसा लग रहा है। चार्ट में जाके देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। तो अभी देखो, आप लोगों को मैंने जो स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ ना, ये हमारा निफ्टी का मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है। अभी आप यहाँ पे देखो, मैं आप लोगों को लास्ट 2-3 हफ्ते से बोल रहा था ना कि 24,800 750 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है, और तभी तो 26,200 26,100 के आसपास मार्केट था। तो हम लोगों को ये लगता था कि यार इतना बड़ा सपोर्ट है क्या विजय भाई आप बोल रहे हो, पर देखो एक हफ्ते बाद वो सपोर्ट के पास हम लोग वापस आ गए। तो अभी देखो, लास्ट मंथ का जो निफ्टी का कैंडल था ना, वो एक तरीके से डोजी कैंडल था। और मैं सच बोलता हूँ, डोजी कैंडल है ना, बहुत सारे लोग को लगता है कि डोजी क्या ही है, ठीक है। वैसे भी डोजी की इंपॉर्टेंस कहीं पे भी कुछ ज़्यादा नहीं होती है, बट उसकी इंपॉर्टेंस उसके टॉप और बॉटम पे ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे आप देखो कि मार्केट टॉप के पास है और यहाँ पे एक डोजी आया। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंस क्या है कि अगर डोजी का लो ब्रेक होता है तो हम लोगों को ये कंफर्म होगा कि मार्केट अभी टेम्पररी टॉप बना चुका है। और ये देखो, डोजी का टॉप जो है, टॉप तो ठीक है 26,277 है, पर डोजी का जो बॉटम है वो है 24,753। तो आने वाले टाइम में ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। आप वीकली में भी देखो, मैंने आप लोगों को यही सपोर्ट के बारे में लास्ट वीडियो में और उससे पहले भी बताया था कि ये जो स्विंग लो है अभी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। 3 वीक लगा मार्केट को ऊपर जाने के लिए, और 1 वीक में मार्केट ऑलमोस्ट 4.5% गिर के वहीं पे आ गया। वैसे भी मतलब जनरल सेलिंग जो होती है ना, वो ज़्यादा पैनिक वाली होती है। और आज का जो मैं आप लोगों को जो स्टॉक बताने वाला हूँ ना,
वो इसी टॉपिक के ऊपर है। आप लोगों को ऐसा लगता होगा कि ब्रेकआउट एक बहुत ही पावरफुल मेथड है, पर आज मैं आप लोगों के साथ ऐसे कुछ स्टॉक शेयर करने वाला हूँ और उसके पीछे का लॉजिक बताने वाला हूँ जो एक्चुअली ब्रेकआउट से भी ज़्यादा पावरफुल होता है। और ये पावरफुल क्यों होता है ये मैं आप लोगों को बताऊँगा। तो अभी देखो, निफ्टी में हमारा जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है वो है 24,750। अगर ये ब्रेक हो गया आने वाले वीक में तो मोर और लेस हमारा जो नेक्स्ट सपोर्ट बनता है वो 23,890 है, और उसके बाद सीधा 22,775 का हमारा निफ्टी का सपोर्ट बनता है। अगर हम लोग बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी देखो, मंथली टाइम फ्रेम में एक कंटिन्यूसली छोटे मोटे बड़े डोजी, हर तरीके के डोजी बने। लास्ट मंथ में भी डोजी बना और लास्ट मंथ के डोजी का जो लो है वो है 50,369। और अगर आप अभी वीकली का चार्ट देखोगे ना तो यहाँ पे भी कोई ज़्यादा एनालिसिस करने के लिए प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोगों को। ये नियरेस्ट स्विंग लो है 50,369, इसके नीचे सीधा हम लोग ये ट्रेंड लाइन के पास आ जाएंगे और उसके नीचे फिर हमारा ये जो इलेक्शन वाला लो है वो हमारे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वैसे भी अभी हरियाणा के इलेक्शन शुरू हो जाएंगे और बाद में 1-2 दिन में या 3 दिन में उसके एग्ज़िट पोल भी आ जाएंगे। तो हमारा जो आने वाला वीक है वो भी मार्केट में इलेक्शंस को लेकर थोड़ा टेंस रहेगा। शायद उसी के वजह से मार्केट गिर रहा हो, पहले से ही मार्केट में सेलिंग हो रही हो, हमें कुछ नहीं पता है। बट ये बात तो सही है कि अगर आप निफ्टी और बैंक निफ्टी का चार्ट देखोगे ना तो जो स्पीड में वो चला ना उसकी डबल स्पीड में वो गिर रहा है। और यही एक बहुत गलत चीज़ है। अगर ये लेवल्स जो मैंने आप लोगों को बताया वहाँ पे मार्केट नहीं रुका तो और प्रॉब्लम हो सकती है। अभी अगर हम लोग सेक्टर्स की बात करें तो देखो, लास्ट वीक में शॉकिंगली जो सेक्टर उससे पहले वाले वीक में चले थे जैसे रियलिटी, ऑटो, वही सेक्टर लास्ट वीक में ज़्यादा गिरे। अभी मैं आप लोगों को यहाँ पे ना निफ्टी ऑटो सेक्टर के बारे में बताना चाहता हूँ। मैंने हमारे स्टॉक बॉक्स वाले लोगों के साथ जो हम लोग हर महीने 2-3 बार एनालिसिस करते हैं उसमें मैंने बोला भी था कि शायद ऑटो सेक्टर अभी टॉप आउट कर रहा है, ये साइडवेज जा सकता है, यहाँ पे थोड़ा टाइम करेक्शन हो सकता है। पर लास्ट वीक में ऑटो सेक्टर ने एक अच्छा ब्रेकआउट किया तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, इसमें अभी भी थोड़ी जान बाकी है और अब ये थोड़ा ऊपर जाएगा। बट देखो, ये ब्रेकआउट एक तरीके से ऑटो सेक्टर का फेल हो गया, तो ये एक अच्छी चीज़ नहीं है। ऑटो सेक्टर में जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है वो 25,190 और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है 24,473। इसके नीचे अगर मार्केट जाएगा तो शायद ऑटो सेक्टर टेम्पररी एक टॉप आउट बना सकता है, वैसे हम लोग बोल सकते हैं। और लास्ट वीक में जो परफॉर्मिंग सेक्टर थे उसमें से एक था मेटल, बाद में तो यूएसडी आईएनआर है, और सबसे कम जो गिरे वो आईटी फार्मा, ये सारे स्टॉक थे, और पीएसयू बैंक भी थे। तो आईटी तो मैंने आप लोगों को पहले भी बोला है कि आईटी सेक्टर हमारे लिए अच्छा है, तो वो चीज़ आप ज़रूर ध्यान में रखना। तो अभी अगर हम लोग एफआईएस की बात करें तो लास्ट वीक में जो एफआईएस लोग हैं उन्होंने अच्छा खासा नंबर से सेल किया है। एक दिन 9,000 करोड़, दूसरे दिन 5,000 करोड़, फिर मेरे ख्याल से थर्सडे को तो ऑलमोस्ट 15,000 करोड़ से भी ज़्यादा का सेलिंग था, और लास्ट डे जो था वो 9,800 करोड़ के ऊपर की उन्होंने सेलिंग की है। देखो, अभी एफआईएस की ये जो ब्रूटल सेलिंग है ना, वो मैं एक्सपेक्ट तो नहीं कर रहा था, पर ये मार्केट में आ रही है तो ये अच्छी बात नहीं है। अगर ये इसी तरीके से कंटिन्यू रही ना तो बिलीव मी, जो हम लोग स्लोगन लगाते हैं ना अभी के रिटेल लोग अभी एफआईएस लोग से ज़्यादा बड़े हो गए, वैसा कुछ नहीं है। एफआईएस लोगों ने तो अभी, मैं तो बोलूँगा परसेंटेज टर्म में कुछ बड़ी सेलिंग अभी तक उन्होंने शुरू भी नहीं की है। अगर हम लोग डॉलर इंडेक्स की बात करें तो लास्ट वीक में ये भी बढ़ा है, 102.40 के आसपास हुआ है, ऑलमोस्ट 2 या 2.5% बढ़ा है डॉलर इंडेक्स, तो ये भी ठीक ठाक ही है। इंडिया विक्स भी लास्ट वीक में ऑलमोस्ट 18% बढ़ा है, मेरे ख्याल से 11-12 पे चल रहा था, अभी 14.12 पे आ गया है। क्रूड ऑयल की बात करें तो ऑलमोस्ट 9% क्रूड ऑयल लास्ट वीक में बढ़ा है, $74 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। ये इजराइल और ईरान की वॉर की वजह से हुआ है। यूएसडी आईएनआर भी 84 के आसपास आके ट्रेड कर रहा है। तो देखो, ये सारे पैरामीटर मार्केट के एक वो है जो आप लोगों को मार्केट का एक साइन दिखाते हैं कि अभी मार्केट में कितनी पैनिक है। जितना ज़्यादा पैनिक होगा या जितना ज़्यादा डर होगा उतना विक्स बढ़ेगा, और विक्स बढ़ा मतलब मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ेगी, और वॉलेटिलिटी का मतलब जनरली डाउन साइड ही होता है। क्रूड ऑयल का बढ़ने का ये रीज़न है कि वहाँ पे जो वॉर तो नहीं बोल सकते, कभी ये कुछ करते हैं कभी वो लोग कुछ करते हैं, उसमें क्या होता है ना, पूरा जो दुनिया है ना वो डिस्टर्ब रहती है, तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। जैसे अभी 2 दिन छुट्टी है, सैटरडे संडे, जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ सैटरडे है, आप लोग जिस दिन ये वीडियो देख रहे हो संडे है, कुछ गड़बड़ हो गई तो प्रॉब्लम की बात है। बड़े गैप डाउन्स जनरली वीकेंड में ही होते हैं,
मतलब वीकेंड के बाद ही होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं मार्केट को लेकर, मैं थोड़ा वरीड तो हूँ। पर देखो यही टाइम आता है जहाँ पे आपको ब्रेकआउट से भी पावरफुल वाले स्टॉक्स मिलते हैं, और वो मैं क्यों बोल रहा हूँ वो मैं आप लोगों को समझाता हूँ। तो आज के लिस्ट में जो हमारा सबसे पहला स्टॉक है उसका नाम है कैंपस एक्टिववेयर लिमिटेड। अभी ये स्टॉक मैं आप लोगों को अगेन क्यों बता रहा हूँ, आज जो भी मैं आप लोगों के साथ स्टॉक डिस्कस करने वाला हूँ ना कहीं मैंने आप लोगों के साथ लास्ट एक महीने में शेयर ऑलरेडी किए हुए हैं। पर मैं अभी क्यों बोल रहा हूँ उसका एक रीज़न है। मैंने अपने सारे स्टॉक बॉक्स वाले लोगों के साथ तो ये चीज़ डिस्कस की ही थी, पर आप लोगों के साथ भी डिस्कस कर देता हूँ। देखो कोई एक स्टॉक होता है ना, समझो उसका प्राइस अभी 200 रुपया चल रहा है, राइट। पर ब्रेकआउट उसका हुआ था 150 के आसपास, तो आप 200 रुपये पे लेते हो तो ऑलरेडी आप वो चीज़ को 50 रुपये महंगी ले रहे हो। पर ये जो मार्केट होता है ना, ऐसा ख़राब मार्केट, वही एक अच्छा टाइम होता है जहाँ पे आपको 150 वाली चीज़ वापस से 150 के आसपास मिलती है। क्योंकि यहाँ पे सब डरे हुए रहते हैं ना, यहाँ पे सब ऐसा सोचते हैं कि भाई अपना स्टॉक बेच दो, कैश में आ जाओ, या फिर जो 200 में ख़रीदा हुआ रहता है अगर स्टॉक 150 आ गया तो ऐसे ही उसका लॉस होता है 50 रुपये का, और ज़्यादा लॉस ना हो वो डर के वजह से वो लोग बेच देते हैं। ऐसे ही टाइम पे आप लोगों को एक अच्छी एंट्री मिलती है, जिसे मैं ब्रेकआउट से भी पावरफुल एंट्री मानता हूँ, बिकॉज ब्रेकआउट में कभी ना कभी हमें महंगा ही मिलता है स्टॉक। तो अभी देखो कैंपस ने एक हाई बनाया था 639 का, और ये मैंने अपने ट्विटर अकाउंट पे भी आप लोगों के साथ शेयर किया था। अगर आप मेरे ट्विटर को फॉलो नहीं करते तो आप वहाँ पे ज़रूर करिए, वहाँ पे मैं एक्टिवली चीज़ें डालते रहता हूँ, जो भी संडे बोलने वाला हूँ शायद आप लोगों को वहाँ पे थोड़ा जल्दी पता चले। तो कैंपस ने देखो 2022 में 639 का हाई मारा था, उसके बाद ये नीचे गिरा, उसने यहाँ पे एक बेस बनाया, और बेस बनाने के साथ साथ इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया। तो जनरली रिवर्स जो पैटर्न होते हैं ना, कैंडलस्टिक पैटर्न, रिवर्सल जो पैटर्न्स होते हैं वो ज़्यादा एक्यूरेट और ज़्यादा इफेक्टिव तब होते हैं जब वो बॉटम में या टॉप में बनते हैं। मतलब अगर कोई ख़राब पैटर्न है कैंडलस्टिक पैटर्न या चार्ट पैटर्न तो वो टॉप में बनेगा, उसका इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, और अच्छा चार्ट पैटर्न है अगर वो बॉटम में बनता है तो उसका इंपॉर्टेंस ज़्यादा है। तो अभी देखो इसने ब्रेकआउट किया था 316 के आसपास। अभी मैं आप लोगों को एक टाइम है ना इसका वॉल्यूम भी दिखा देता हूँ, थोड़ा डेली टाइम फ्रेम में जाके बताता हूँ तो आप लोगों को आइडिया आएगा। देखो ब्रेकआउट के टाइम पे इसके वॉल्यूम कितने ज़्यादा थे। अभी अभी जब ये स्टॉक कंटिन्यूसली नीचे आ रहा है, अब आप यहाँ पे ये चीज़ नोटिस करो, जिस तरीके से निफ्टी और बैंक निफ्टी गिरा है, अगर आप यहाँ पे देखोगे ये जो गिरने की कैंडल है निफ्टी और बैंक निफ्टी की, ये कितने बड़े बड़े हैं और कितने फास्ट है। पर अगर आप कैंपस देखोगे ना तो इसमें ऑब्वियसली ये स्टॉक ऑलमोस्ट 370 के आसपास ट्रेड कर रहा था, पर ये गिरते 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 अभी आप लोगों को 316 320 के आसपास मिल रहा है। तो पहली बात तो ये है कि इसकी जो गिरने की स्पीड है वो ज़्यादा बड़ी नहीं है, स्लो है। और दूसरी बात, चलने के टाइम पे इसमें वॉल्यूम हुए, अब गिरने के टाइम पे देखो इसके अंदर वॉल्यूम हो ही नहीं रहे, मतलब ये तो बहुत अच्छी बात है। तो अभी यहाँ पे मेरा बोलने का ये मतलब है कि आप लोगों को जो 316 पे जो स्टॉक ने ब्रेकआउट किया था और जो 370 गया था, बहुत सारे लोगों ने फोमो में 350 में 360 में 340 में ख़रीदा होगा, वो सारे लोग अभी यहाँ पे निकल रहे होंगे क्योंकि ये स्टॉक गिर गया है। पर क्या ये स्टॉक टेक्निकली ख़राब हुआ है? नहीं, यहाँ पे ये स्टॉक अभी अपने प्रीवियस ब्रेकआउट एरियाज़ में आ गया है। 316 से लेके 302 इसका एक अच्छा जोन है, और अभी ये 321 के आसपास चल रहा है। अगर ये स्टॉक वापस से 270 लेवल ब्रेक कर देगा तो ये स्टॉक ख़राब हो जाएगा। और ये स्टॉक का अगर आप अपसाइड देखोगे ना तो पहला एक आ रहा है 420 के आसपास का, फिर 470, फिर 580 और 640। तो ये स्टॉक में अपसाइड की जो मतलब पॉसिबिलिटी है वो ज़्यादा अच्छी है कंपेयर टू रिस्क। तो ऐसे ख़राब मार्केट में आप लोगों को ऐसे स्टॉक मिल सकते हैं, आप कैंपस में ध्यान दीजिए। दूसरा एक स्टॉक है बजाज फिनसर्व। अब बजाज फिनसर्व में भी सेम चीज़ है, मैंने आप लोगों को बजाज फिनसर्व तो यहाँ पे मैंने एक ट्रेंड लाइन बनाई थी और तब से मैंने आप लोगों को बोला है, इसके ऊपर एक डिटेल में वीडियो भी बनाया था, अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो उसके भी लिंक मैं यहाँ पे डाल दूँगा। तो मतलब हम लोग बजाज फिनसर्व में 1600 रुपये से ट्रैक पे रख रहे हैं, और मेरे पास ये होल्डिंग में भी है, मैं आप लोगों को एक डिस्क्लेमर भी दे देता हूँ। पर ये मुझे अभी और क्यों बेटर लग रहा है, क्योंकि इसने अपना ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट अभी रिसेंटली किया था और वापस से ये वहाँ पे आया है। तो यहाँ पे भी आप लोग ध्यान दे सकते हो, ये स्टॉक भी आप लोगों को एक अच्छे एरिया में मिल रहा है।
अगर ये स्टॉक ने भी अगेन 1750 लेवल ब्रेक कर दिया तो ख़राब हो जाएगा। उसके बाद और एक स्टॉक है लुपिन। अब आप यहाँ पे ये नोटिस करो कि लास्ट वीक मार्केट में कितनी प्रॉब्लम थी। खैर फार्मा सेक्टर ज़्यादा गिरा नहीं था, तो आप देखो फार्मा सेक्टर में सबसे अच्छा और स्ट्रॉन्ग स्टॉक कौन सा है? मुझे तो लुपिन ही लग रहा है। ये अभी भी अपने ब्रेकआउट के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, और लास्ट वीक जितने भी स्टॉक गिरे, जितने भी सेक्टर गिरे, उसके कंपैरिजन में फार्मा सेक्टर और फार्मा स्टॉक तो गिरे ही नहीं है। तो ये स्टॉक पे भी आप ज़रूर ध्यान रखिए। इसका ब्रेकआउट हुआ था 2129 के आसपास। अगर ये स्टॉक भी वापस से 1900 रुपया ब्रेक कर देगा, 1900 रुपया या 1950, तो ये ख़राब हो जाएगा। बट आप ये स्टॉक पे भी ध्यान रखिए, ये अच्छा है फ़िलहाल। दूसरा एक है UTI असेट मैनेज कंपनी, ये भी अपना रीटेस्ट कर रहा है। तो ये वापस से देखो यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट है। इसने ब्रेकआउट किया था 1212 के आसपास, फिर ये ऊपर में 1340 तक गया था। वापस से आपको ये ब्रेकआउट लेवल के पास मिल रहा है। तो ये सारे स्टॉक्स अच्छे हैं, आप यहाँ पे ध्यान दे सकते हो। अभी आप लोगों को यहाँ पे मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि इसमें से कुछ स्टॉक्स में मेरी पर्सनल पोजीशन हो सकती है, तो मेरा व्यू बायस हो सकता है। शायद मैं ये स्टॉक को ऐसे देख रहा हूँ क्योंकि ये मेरे पास भी है, बट मैं आप लोगों को ये ख़रीदने या बेचने की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आप इसमें कोई भी एक्शन लेते हो तो अपना पर्सनल एनालिसिस ज़रूर करना, उसके बाद ही कोई भी आपको ट्रेड लेना है तो लेना। क्योंकि मैं यहाँ पे आप लोगों को सिर्फ ये दिखाना चाहता हूँ कि आप कैसे नॉर्मल प्राइस एक्शन और वॉल्यूम एनालिसिस को देख के भी आप कैसे अच्छी तरीके से अपने ट्रेड्स को प्लान कर सकते हो। तो ये थे हमारे सारे स्टॉक्स। अभी आप लोग ज़रूर ध्यान में रखिए, क्योंकि क्या होता था ना, जब भी पहले मार्केट गिरता था मैं बहुत ज़्यादा घबराता था, जब मेरे पास मैंने कभी इतना ज़्यादा देखा नहीं था मार्केट को और इतना एक्सपीरियंस नहीं था। बट अभी मैंने ये एक चीज़ बहुत अपने पिछले कुछ सालों में सीखी है कि ख़राब मार्केट में अच्छे स्टॉक भी आप लोगों को कभी कभी रीज़नेबल प्राइस में मिल जाते हैं, और फिर जब मार्केट वापस से स्टेबल होता है या अच्छा होता है तो वो स्टॉक मार्केट को आउट परफॉर्म करते हैं। तो आप लोग ये चीज़ पे ज़रूर ध्यान रखिए। इसीलिए मैं ये वाली मेथड को ब्रेकआउट से भी ज़्यादा पावरफुल मानता हूँ। और बस यही था हमारा आज का ये वीडियो। अगर आप लोगों को हमारे आने वाले वेबिनार में ज्वाइन करना है तो उसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। उसमें हम लोग ज़्यादा सीट्स नहीं लेंगे क्योंकि वो 2 दिन का वेबिनार है, और मैं सारे लोगों के क्वेश्चंस लेता हूँ तो मेरे लिए भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। अभी उसमें अगर आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करना है तो कर लेना, उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आपने हमारा नया वीडियो जो सेकंड एपिसोड है मार्केट और मैं का वो नहीं देखा तो वो भी यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जाके ज़रूर देखिए। अगर आप लोगों को हमारा ये आज का वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए। और अभी हम सिर्फ 7000 सब्सक्राइबर दूर है हमारे 3 लाख एक जर्नी को अचीव करने के लिए। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मैं मिलूँगा आप लोगों से ऐसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।